गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम ME 302 सब्जेक्ट प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। और हमने देखा था कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है कि इसमें हम मेटल्स के ऊपर क्या एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उन मेटल्स में और हम डिज़ायर्ड शेप एंड साइज़ जो है वो प्राप्त करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस या मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस को वर्किंग टेम्परेचर के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। उससे पहले हमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को समझना होगा कि व्हाट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट, व्हाट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ मेटल्स में जो है नए स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। मेटल्स को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ग्रेन्स जो है बने हुए थे, ग्रेन्स बाउंड्रीज होती हैं। तो एक सर्टेन टेम्परेचर जिस पे कि क्या है कि उस मेटल्स में नए ग्रेन बाउंड्री या नए ग्रेन्स जो है फॉर्म हो, उस प्रोसेस को जो है रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें कि मेटल्स के अंदर नए ग्रेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। वो नए ग्रेन्स जो हैं वो स्ट्रेस फ्री। अब वो टेम्परेचर जिस पे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जनरली डिफाइंड है। यहाँ पे इसका क्या है कि डिफाइन किया गया है, सॉरी, यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जनरली डिफाइंड है टेम्परेचर एट विच कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन अकर्स विद इन अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। 1 आवर का जो है टाइम जो है दिया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे में कि उस टेम्परेचर के ऊपर रिक्रिस्टलाइजेशन अगर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहेंगे। और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि नए जो है ग्रेन्स जो है फॉर्म हो रहे हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन तो एक प्रोसेस है जिसमें नए ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये प्रोसेस जिस मिनिमम टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर 1 घंटे के लिए उस मिनिमम टेम्परेचर उस मेटल्स को छोड़ा जाए और रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो उसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहेंगे। ये जो है डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट हर एक मेटल्स का अपना एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो होता है। फर्दर इसके बाद में अब हम बात करते हैं हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग की। हमने देखा था कि वर्किंग टेम्परेचर के बेसिस पे जो है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हॉट वर्किंग। सो वर्किंग ऑफ मेटल्स अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड हॉट वर्किंग। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमने देखा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो एक जनरल जो स्टैंडर्ड वो लिया गया है कि किसी भी मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका लगभग हाफ, अगर मेल्टिंग पॉइंट को TM से डिनोट करें तो 0.5 इंटू TM, ओके, उसका लगभग हाफ जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है होता है। ओके, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अगर हम अबव वर्किंग कर रहे हैं किसी भी मेटल्स के ऊपर तो हॉट वर्किंग की कैटेगरी में आ जाएगा। हॉट वर्किंग के जो है एडवांटेज क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पोरोसिटी ऑफ द मेटल लार्जली एलिमिनेटेड। पोरोसिटी क्या होता है, स्मॉल माइनर्स जो होल्स जो होते हैं किसी भी मेटल्स के अंदर, अगर हॉट वर्किंग में हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो क्या है, पोरोसिटी काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। सेकंड है ग्रेन स्ट्रक्चर रीडिफाइंड। ये हम देख ही चुके हैं कि अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अबव जा रहे हैं हॉट वर्किंग में तो रिक्रिस्टलाइजेशन पे ये जो है नए ग्रेन्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। सो ग्रेन स्ट्रक्चर रीडिफाइंड, नए ग्रेन्स बन जाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी टफनेस एंड डक्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यस, हॉट वर्किंग में क्या है, टफनेस, किसी मेटल का टफनेस और डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स इज ईजी। यस, हॉट वर्किंग में हम क्या करें, हायर टेम्परेचर पे जो है वर्क कर रहे हैं तो जैसे जैसे हायर टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं तो उस मेटल की क्या है स्ट्रेंथ जो है कम होती जाती है और इजीली हम उसको जो है डिफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हमें जो एक्सटर्नल लोड जो अप्लाई करना पड़ रहा है अब जो है कम लगाना पड़ता है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल इज ईजी। ये कुछ जो है सर्टेन जो है उसके एडवांटेज हैं हॉट वर्किंग के। नेक्स्ट जो है कोल्ड वर्किंग।
वर्किंग ऑफ मेटल बिलो देयर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज नोन एज कोल्ड वर्किंग। सो अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर किसी भी मेटल्स पे अगर हम वर्क करते हैं तो वो कोल्ड वर्किंग की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रूम टेम्परेचर पे किसी भी मेटल के ऊपर जो है कोई वर्क कर रहे हैं तो वो जो है कोल्ड वर्किंग की कैटेगरी में आएगा। इसके एडवांटेज क्या क्या है? रेजिडुअल स्ट्रेसेस सेटअप इन द मेटल, ये इसका एडवांटेज नहीं, ये इसका बिगेस्ट जो है डिसएडवांटेज है। ये इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है उसमें जब हम कोल्ड वर्किंग में किसी मेटल के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है आ जाते हैं जो कि अनडिजायरेबल है, जो हम नहीं चाहते हैं, जो कि नॉट फॉर गुड फॉर द मेटल। सो इनको जो है रिलीव करने के, इनको हटाने के लिए फिर जो है फर्दर हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो करना होता है। ओके, तो ये जो है कोल्ड वर्किंग का बिगेस्ट जो है डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स आर इंक्रीज। यस, कोल्ड वर्किंग में हम स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस जो है वो हम किसी भी मेटल का जो है इंक्रीज हो जाता है। सरफेस फिनिश इम्प्रूव। यस, कोल्ड वर्किंग में जब हम वर्क करते हैं तो फिर क्या है, सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है, जबकि हॉट वर्किंग में सरफेस जो है वो पुअर मिलता है सरफेस में। क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस मेंटेन। यस, हम जो है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के थ्रू जो है किसी भी मेटल का जो है जो डिज़ायर्ड शेप एंड साइज जो चाह रहे हो उसके काफ़ी क्लोज टॉलरेंस के साथ जो है आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं कोल्ड वर्किंग के। फर्दर जो है जो हमारा इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फोर्जिंग। सो फोर्जिंग प्रोसेस क्या है? फोर्जिंग प्रोसेस इज ए मेटल वर्किंग प्रोसेस by its metals or alloys are plastically deformed. Metals and alloys plastically deformed to the desired shape. ये तो हम देख ही चुके हैं कि कोई भी जितने भी ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसमें क्या है कि हम एक्सटर्नल लोड लगा के उस मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हैं टू द डिजायर्ड शेप, जैसा भी हमें जिस शेप में उसको ले जाना है, बाई ए कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ डाइज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस मेटल को जो है पेयर ऑफ डाइज के बीच में जो है रख रहे हैं और कंप्रेसिव फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमें डिजायर्ड शेप जो है मिल जाए उस जो है पार्ट का। यहाँ पे फर्दर हम जो है फोर्जिंग प्रोसेस को डाई अरेंजमेंट के बेसिस पे ओपन डाई फोर्जिंग एंड क्लोज डाई फोर्जिंग इस कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सो ओपन डाई फोर्जिंग, फर्स्ट जो है ओपन डाई फोर्जिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अपर डाई एंड लोअर डाई, दो डाइज के बीच में ये जो है ये पार्ट हमारा मेटल जो है रखा हुआ है और ऊपर से जब कंप्रेसिव फोर्स जब लगा रहे हैं अपर डाई से या फिर हैमर या हैमर के थ्रू जो है कंप्रेसिव फोर्स जो हम लगा रहे हैं अपर डाइज पे, तो क्या हो रहा है कि कंप्रेसिव फोर्स जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है मेटल में और मेटल जो है क्या है वो डिफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि उसको डिजायर्ड कैविटी, डाइज में क्या है कैविटी बनी हुई होती है कि जिस शेप का हमें जो पार्ट जो चाहिए उस हिसाब से वो कैविटी बनी हुई होती है और कैविटी के अकॉर्डिंग जो है कैविटी का रूप जो है मेटल जो डिफॉर्म हो रहा है वो कैविटी का रूप जो है ले लेता है और हमें जो है डिजायर्ड जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। सो सिंपली ओपन डाई फोर्जिंग में हम ओपनली जो है दो डाइज के बीच में हमारा पार्ट जो है रख रहे हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, जबकि क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो है कैविटी जो है बना के और उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ओपन डाई फोर्जिंग में क्या हो रहा था, हम कोई कैविटी जो है नहीं बना रहे हैं डाइज के अंदर जो है, बट क्लोज डाई फोर्जिंग में जो है हम क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कैविटी फॉर्म की जैसा हमें प्रोडक्ट जो चाहिए उस हिसाब से जो है कैविटी फॉर्म जो है हम बना देते हैं और उसके बाद जो है ऊपर से फिर जो है हम जो है कंप्रेसिव फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो मेटल जो है क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है दो डाइज के बीच में और वो जो है डिफॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेटल जो है पार्ट जो है वो डिफॉर्म हो रहा है और इस क्लोज डाई फोर्जिंग को भी हम फर्दर जो है एक नाम और आता है क्लोज डाई फोर्जिंग के साथ में इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। अगर जो है आप जो कंप्रेस करते जा रहे हो डाइज को बीच में जो मेटल रखा है उसको कंप्रेस करते जा रहे हो और एक्सेस जो मेटल है कि कैविटी जो है वो फिल होगी और उसके बाद में एक्सेस जो मटेरियल है
अगर वो डाइज से कैविटी से बाहर आ रहा है, ठीक है, साथ में हम जो है यहाँ पे गटर्स जो है दोनों तरफ ऐड करके रखते हैं, और जो है ये एक्सेस मटेरियल जो फ्लैश की फॉर्म में बाहर आ रहा है तो उसको हम जो है इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग जो है वो उस प्रोसेस को इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग जो है बोल सकते हैं। और अगर जो है आपने जो है मेटल जो रखा है वो कैलकुलेट करके, उसका अमाउंट जो रखा है कैलकुलेट करके रखा है कि एक्सेस मटेरियल जो है बाहर नहीं आ रहा है, कंप्लीट जो है उसने जो है कैविटी को जो है फिल कर दिया है और हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम सिंपली क्लोज डाई फोर्जिंग है। तो ये थोड़ा सा माइनर सा इनमें डिफरेंस है कि क्लोज डाई फोर्जिंग एंड इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग, कभी कभी दोनों को जो है एक ही साथ जो है नाम लिया जाता है, क्लोज डाई फोर्जिंग एंड इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग को, बट बेसिक जो है कैटेगरी इनमें है कि ओपन डाई फोर्जिंग एंड क्लोज डाई फोर्जिंग। सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था फोर्जिंग का। फर्दर जो है इस फोर्जिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।